साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ पेपर जो 2019 में किया गया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ पेपर 2019 का और इसका जो हिंदी सेक्शन है हम लोग इसको लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। और साथियों मैं आपको एक जानकारी की बात बताऊं तो आप लोगों को इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमारे इस भी जो एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का या एआरओ का, तो जो भी सेक्शन हम लोग देखें उसको प्रॉपरली देखें। उसका रीज़न ये है कि ये हिंदी हमारा एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि इसमें हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। और ये हमारा एक मतलब सशस्त्र कह रहा हूँ मैं, सशक्त हथियार है कि हम लोग जो इंग्लिश मीडियम लोग हैं या इंग्लिश को अच्छा समझते हैं उन पर काबू पाने का। तो आप लोग हिंदी को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि हिंदी में भी आपको पता है कि कम से कम लगभग 15 अप्रोक्स सवाल पूछे जाते हैं। तो इनको नज़रअंदाज ना करें, इसमें आप 100 में से 100 ला सकते हैं। जैसे यही मेरा पेपर है 2019 का, तो आई गॉट फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन। तो आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ, आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ और चीज़ें भी निकाली जाएं। तो चलिएगा, पहला है लोकोक्तियाँ और मुहावरे का आशय क्या है। तो साथियों कुछ सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाते हैं और कुछ थोड़े सोचना विचारने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार के सवाल यहाँ पे देखिएगा, घड़ों पाड़ी पढ़ना। तो मतलब जब भी कोई शर्मिंदा वाली बात होती है तो किसी भी व्यक्ति पर घड़ों पानी पड़ जाता है। ये तो नॉर्मल सा है, आप समझ सकते हैं, गुस्से होने का कोई मतलब नहीं, पानी खत्म होने का। इस टाइप की चीज़ तो बड़ी बेकार है, बहुत ज़्यादा नहाना, आप कुछ देख सकते हैं। तो ये सेक्शन तो हम बिल्कुल अलग से निकाल देंगे इन दोनों को। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है भी, वैसे तो होना नहीं चाहिए इस प्रकार के छोटे से सवालों पर, तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं शर्मिंदा होना। चलिएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग आप समझ सकते हैं कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के आगे यानी कि लेफ्ट साइड में यहाँ उपसर्ग प्रयोग होते हैं और इसके पीछे जस्ट यहाँ प्रत्यय प्रयोग होते हैं। तो कुछ शब्द क्या होता है कि अपने आप में मूल शब्द होते हैं और कुछ मूल शब्दों में उपसर्ग लगा करके या प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आप चिरायु को ही लें, तो चिरायु को अगर हम लोगते हैं तो ये दो शब्दों से बना है, चिर प्लस आयु। चिरायु, चिर का मतलब होता है दीर्घ या लंबा, वैसे दीर्घ नहीं, लंबा समय, इसे हम लोग दीर्घ बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत लंबी आयु के लिए हम चिरायु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ से तोड़ने के बाद ये पता चल गया होगा कि चीरा, चीरा तो इसमें लगा दिया, चिरा यू, ये तो बाद में हो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप राइट आंसर समझ सकते हैं कि ये है राइट आंसर चिर। तो इस तरीके की चीजें आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। साथियों यहाँ पर ये जो पानी है और ये पानी है और एक ये पानी है, सब पानी पानी हो गया। तो ये जो पानी है यहाँ पर इसके कितने अर्थ होते हैं, 3। जब एक ही शब्द में कई सारे शब्द चिपक जाएं, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो आप समझ सकते हैं जब एक ही शब्द में कई सारे शब्द चिपक जाए, कई सारे अर्थ चिपक जाएं, तो हम उसको श्लेष बोलते हैं। तो इसी पानी में क्योंकि 3 अर्थ चिपके हुए हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे श्लेष। और आप देखेंगे कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार, तो शब्द के माध्यम से जो अलंकार होता है वो शब्द अलंकार, और जो अर्थ के माध्यम से होता है वो अर्थ अलंकार होता है। तो यहाँ जो श्लेष है ये हमारा शब्द अलंकार का उदाहरण है, ये अर्थ अलंकार। अनुप्रास आप देखेंगे, यहीं पर देख लीजिएगा चाहे तो, आप शब्द के हिसाब से आप देखेंगे तो अनुप्रास और अनुप्रास के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि इसमें यमक और श्लेष, सामान्य तौर से मोटा मोटा।
अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थ के अलावा जो भी बचे, उपमा हो गया, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और इसके साथ अन्योक्ति और मानवीकरण। साथियों ये ना समझे कि बात पूरी हो गई है, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार होते हैं अलंकारों के, लेकिन ये मोटे मोटे हैं जो आप लोगों को हिंदी में पढ़ने होते हैं, 3 शब्द अलंकार में और मोटे मोटे 6-7 ये, तो आप लोग इस बात को समझ लें। तो चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही अर्थ में श्लेष हो गए हैं, मतलब चिपक गए हैं 3 अर्थ, तो इस वजह से हो गया। रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान, उपमान, साथियों उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जा रही होती है, और उपमान वो जिससे तुलना की जा रही होती है। जिसकी उपमेय जिसकी तुलना की जा रही होती है और जिससे की जा रही होती है, तो वो उपमान होता है। जैसे चंद्रमुखी, तो मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो इसलिए मुख उपमेय है और उपमान चंद्रमा है। आप ये समझ सकते हैं। तो जब उपमेय और उपमान मिलकर के सब एक ही हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अगला शब्द है वो अनुप्रास का है, तो उसको भी हमें साथ ही साथ देखना है। तो आप लोग देखते चलिएगा, यहाँ पर मेरे साथ 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिएगा, पेंसिल, अनुप्रास अलंकार। साथियों अगर ये वर्णों की या व्यंजनों की रिपीटेशन, पुनरुक्ति, एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जब उपमेय और उपमान, या यूं कह लीजिए उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो तब होता है, आपको ध्यान रखना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके वाचक शब्द होते हैं कई सारे, जनहु, मनहु, जानो, मानो, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें जो अभी हमारी यहाँ पे थी। नेक्स्ट सवाल, दिए गए विकल्पों में ज्येष्ठ शब्द का तद्भव छांटना है। ज्येष्ठ का मतलब है जेठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। लिंग परिवर्तन नहीं कहा गया है, जेठमलानी। आप देख सकते हैं कितना सवाल हास्यास्पद हो गया। ज्येष्ठा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ज्येष्ठ की बात कर रहे हैं। चलिएगा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, जो 5वां सवाल है। निम्न में कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक है। अनिवार्य का विपरीत, साथियों आप देखेंगे जो अनिवार्य होता है उसका उल्टा होता है वैकल्पिक। अनिवार्य में आपको वो चीज करनी ही होती है, और वैकल्पिक में आपके पास यू हैव वेज, आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं करने के, तो इसलिए वैकल्पिक इसका सही शब्द है। साथियों जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आप देख सकते हैं कि अनिवार्य यहाँ कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि कंफ्यूजन ना रहे, सीधे सीधे आप शब्दों को याद करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी छाटनी है। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग, तो कर्तव्य निष्ठा आप लोग सीधे सीधे देख सकते हैं। बाकी शब्द क्या क्या लिख दिए हैं ये उल्टे सीधे, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। चलिएगा, नेक्स्ट शब्द, ऐसा व्यक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, सर्व प्लस अज्ञेय है, यानी कि सर्व मतलब सब कुछ और अज्ञेय मतलब जानने वाला। इस तरीके से आप देखेंगे। शत्रुघ्न, वैज्ञानिक और स्वार्थी ये शब्द अलग है। फूल कौन सी संज्ञा है। फूल होती है जातिवाचक। आप देखेंगे अलग अलग प्रकार में संज्ञा के जो टाइप्स होते हैं उसमें आप एक बार मेरे साथ देखें। एक तो भाववाचक ही होती है जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, जातिवाचक ये लिखी हुई है, समूहवाचक, और इसके अलावा व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, और इन 5 प्रकार में से आप देख सकते हैं ये है जातिवाचक। फूल एक जाति है, इसमें सभी प्रकार के फूल और सभी जगहों के फूल इसमें शामिल हो जाते हैं।
ये सारी बातें। यहाँ समूह की बात होती है और यहाँ पर भावों की, अच्छे बुरे भाव सारे शब्द जो शामिल होते हैं वो भाववाचक में आ जाते हैं। 3 समान लिंग के हैं और एक विसंगत लिंग है। साथियों इंपॉर्टेंट हमें होता है नंबर गेन करना। कई बार सवाल को आने के बाद भी हम लोग प्रॉपर नंबर नहीं गेन कर पाते। उसके पीछे रीजन ये होता है कि या तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं या फिर अन्य चीजें हमारे साथ आती हैं। जब भी आपको लिंग चेक करना हो, जेंडर चेक करना हो, तो आपको पता करना चाहिए कि इनका प्रयोग, यूज, वाक्य प्रयोग करें या देखें कि जैसे कविता पढ़ी जाती है, तो कविता पढ़ी जाती है तो स्त्रीलिंग है। पहाड़ बड़ा होता है कि बड़ी होती है? आप समझ रहे होंगे पहाड़ बड़ा होता है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, कविता स्त्रीलिंग हो गई, पहाड़ पुल्लिंग हो गया, मिठाई खाई जाती है स्त्रीलिंग, और प्यास बुझाई जाती है स्त्रीलिंग। तो आपको देखना है कि जो स्त्रीलिंग नहीं है वो, तो राइट आंसर इज पहाड़। चलिएगा नेक्स्ट, और साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा पैराग्राफ, ये बिल्कुल विद्यार्थियों के लिए ही जुड़ा हुआ है। चलिएगा पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल सत्य वचन है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है, यह भी बिल्कुल सत्य वचन है। इन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वो टूट तो सकती हैं परंतु मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है। सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में सुसंस्कार और सद्वृत्तियां पोषित की जाती हैं। इसलिए प्राचीन समय में बालक को घर से दूर गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। इतनी सारी बातें कही गई हैं। छात्र को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था? अलग रहकर अपना काम स्वयं न करे, इसलिए बिल्कुल बेकार। कठोर अनुशासन का पालन करना सीखें जिससे उसमें सुसंस्कार और सद्वृत्तियां पोषित हों, काफी संभावना है। विद्यार्थी जीवन का महत्व अस्वीकार है, ये तो गलत बात है क्योंकि पहले से ही स्वीकार किया जाता रहा है। ये लाइन दिख रही है, विद्यार्थी जीवन का महत्व स्वीकार। घर में संस्कार देना संभव नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे सेंटेंस में, सॉरी पैराग्राफ में उल्लेखित नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर बनता है वो आपका बी आंसर बन जाता है। तो इसलिए अभी अपने आप को चाहें तो जिधर मोड़ लीजिएगा, आप विद्यार्थी हैं और समझदार हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, अकर्मक क्रिया ढूंढनी है। साथियों क्रिया आपको पता होगी दो प्रकार से सामान्य तौर से बात किया थी, अकर्मक और सकर्मक। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती हैं और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती हैं। और कर्म आप देखेंगे जब विभक्ति चिन्ह पढ़ते हैं तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह और कर्म के साथ कर्म को, ये चिन्ह पूछे जाते हैं। और कर्म को अगर आपको पहचानना है तो को शब्द का इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं। जैसे दिखाना है तो किसको दिखाना है, तो यहाँ पे आप पता चलेगा कि ये बिना कर्म के नहीं प्रयोग हो सकती। खुजलाना है तो किसको खुजलाना है, ये भी कर्म साथ में लेकर के चलिए। हटाना है तो किसको हटाना है, हंसना है तो ये आप नहीं कह सकते, ये एक स्वाभाविक क्रिया है और ज्यादातर जो स्वाभाविक चीजें होती हैं वो अकर्मक क्रिया ही होती हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, तो आपका प्रयोग वही करना है। संतान, साथियों ये नित्य स्त्रीलिंग होती है। नित्य स्त्रीलिंग मतलब जो सामान्य तौर से चाहे लिंग जो भी हो लेकिन वो ऐसे ही रहता है। संतान चाहे लड़का हो या लड़की, स्त्रीलिंग ही शब्द है। गुस्सा किया जाता है, की नहीं जाती। बचपन अच्छा होता है, हीरा काटा जाता है, तराशा जाता है, तो इसलिए ये सब पुल्लिंग है। ये भी सब, तो इसलिए जो आंसर है वो आपको ध्यान रखना है, पुल्लिंग नहीं आता, स्त्रीलिंग होता है। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो ये होता है उच्चारण। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको ऐसे कैसे। नीलकमल शब्द का समास किस श्रेणी में आता है, तो समास आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये 4 प्रकार यहाँ पे फिलहाल दे रखे हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है, ये होता है आपका कारक बेस्ड।
कारक जिस समास में या जिन शब्दों में छुपा होता है वो तत्पुरुष में जाता है। कर्मधारय में होता है विशेष्य विशेषण, ये आप विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेष्य जो भी आप कहना चाहें। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची, और बहुब्रीहि में जब पहला और दूसरा पद कोई प्रधान ना हो, कोई अन्य पद प्रधान हो जाए, तब हम बहुब्रीहि का उदाहरण लेते हैं। अन्य पद प्रधान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और ये जो सवाल पूछे गए थे ये टोटल संख्या में 14 थे, और 14 में से आप 14 नंबर अगर गेट करते हैं तो यू हैव अ गुड स्कोर। तो आप ये स्कोर रखें जरूर। मैं तो ये कहूँगा कि इंग्लिश जो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हिंदी को आप अपना साथी बनाएं, क्योंकि इट कैन गिव यू मतलब फुल मार्क्स। चलिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं हिंदी के और सेक्शन भी लेकर के आपके सामने आता रहूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स। खाली ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हम उसमें उत्तर प्रदेश के जो RO हैं उसके भी पेपर हम लोग चर्चा में लेंगे। और मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।